कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना, एरिया वेक्टर के बारे में जाना। तो हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और अपने चैप्टर का नाम क्या है? गॉस की प्रमेय, गॉसस थ्योरम। तो सबसे पहली बात तो यही उठती है कि हम गॉस की प्रमेय पढ़ते क्यों हैं। तो वो मैंने बताया आपको कि हम लोग जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है अपनी, वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर एक और चार्ज रखा है Q1, Q2, Q3, कई सारे चार्ज रखे हैं और यहाँ पर पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम आसानी से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते थे। मतलब जैसे यहाँ पर जब एक प्लस क्यू आवेश रखा रहता था तो आर दूरी पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, मान लिया इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या मानते थे कि पॉइंट P पर हमारा टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, तो इनके बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और हम इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगा देते थे F/Q0, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर और बट्टे Q0 से Q0 कट जाता था, तो हमें ये चीज़ यहाँ पर फाइंड हो जाती थी। लेकिन अब बात हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि दो आवेश जो होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के समीप होते हैं, बहुत पास पास, मतलब सतत रूप से वितरित होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज रखा होता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमारे पास अनंत आवेश है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आवेश इस प्लेट पर ही फैला दिया, इस पूरे बोर्ड पर फैला दिया, इस पूरे बोर्ड को हमने चार्ज दे रखा है। अब ये चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी स्थिति में ये बोर्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अब हम इस बोर्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो समझ में आया? यहाँ पर कूलाम्स लॉ क्या होता है? फेल हो जाता है। कूलाम्स लॉ तो हम लोग यहीं पर यूज कर पाते हैं और फिर आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के 2-4 आवेशों के लिए इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। लेकिन जब चार्ज किसी वस्तु पर एक समान रूप से फैला हो, किसी तार पर, किसी प्लेट पर, किसी गोले पर, तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो कूलाम्स का लॉ हम लगा नहीं पाएंगे। और इस स्थिति में हम लोग अनंत, कहने का मतलब अनंत आवेश के कारण हम लोग कैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे? तो जब अनंत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हम कूलाम के नियम से नहीं निकाल पाए, तो फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन? गॉस। और गॉस ने एक थ्योरम दी, गॉस ने एक प्रमेय दी और कहा इस थ्योरम का यूज करके आप आसानी से इनफाइनाइट चार्ज के कारण, अनंत आवेश के कारण आसानी से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो। तो आज हम वही गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे कि गॉस ने क्या ऐसा स्टेटमेंट यूज किया जिससे हम लोग इनफाइनाइट चार्ज के कारण, अनंत आवेश के कारण आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो वो हम लोग आज स्टेटमेंट देखते हैं और उसका प्रूफ देखेंगे, सत्यापन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। ठीक है ना? चलिए यहां पर गॉस थ्योरम हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि जहां पर चार्ज होगा वहां विद्युत क्षेत्र बनेगा, और जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और जहां वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां से वैद्युत फ्लक्स आउट होगा। सही बात है? जहां चार्ज नहीं होगा वहां वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी, और वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी वैद्युत फ्लक्स होगा ही नहीं। इसका मतलब जहां भी चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर होगा। ठीक, अब गॉस ने कहा क्या वो समझिए। गॉस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा, जो गॉस का स्टेटमेंट था, गॉस ने ये कहा, जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, अपने पास एक क्लोज सरफेस है, ये घनाभ, ये घन है, क्लोज है ना, क्लोज का मतलब जो बंद होती है।
और मान लिया इसके अंदर चार्ज Q है, क्या है, इसके अंदर चार्ज कितना है Q, तो घन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया होगा क्योंकि चार्ज रखा है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने लगा होगा, होने लगा होगा, वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी। तो गॉस ने ये कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज का मतलब बंद, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है, यहां पर चार्ज कितना है Q, उसका 1/ε0 गुना होता है फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स को हम लोग किससे शो करते हैं, फाई से। गॉस का स्टेटमेंट समझ में आया, गॉस ने क्या कहा, गॉस ने ये कहा कि किसी भी, गॉस थ्योरम केवल क्लोज सरफेस के लिए लागू होती है। गॉस ने ये कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना वहां से फ्लक्स निकलता है। जैसे मैं ये कहूं कि इस, ध्यान दीजिए, जैसे मैं ये कहूं कि इस घनाभ में, इस घन में Q बराबर 10 कूलम आवेश रखा है, यहां से कितना फ्लक्स आउट होगा, तो गॉस ये कहते हैं कि इसके अंदर कितना आवेश रखा है 10, तो इससे जो फ्लक्स आउट होगा 1/ε0 इतना गुना फ्लक्स आउट होगा। इसका मतलब ये 10 इंटू, इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 और 5 इतना फ्लक्स आउट होगा। कुछ बात समझ में आई। गॉस क्या कह रहे हैं, गॉस ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 गुना कौन होता है, फ्लक्स होता है। समझ में आया गॉस का स्टेटमेंट, क्लियर हुए। गॉस का स्टेटमेंट क्या है, तो गॉस का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज सरफेस से घिरा हुआ आवेश जितना होगा, मतलब उसके अंदर जितना चार्ज होगा, परिबद्ध आवेश, घिरा हुआ, घेरे का मतलब जानते हो ना, घिरा हुआ, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना क्या होता है, फ्लक्स होता है। ये है गॉस की प्रमेय। समझ में आई गॉस की प्रमेय। अभी मैंने जैसे एग्जांपल एक घन का लिया था, तो उसके अंदर फ्लक्स Q था, तो 1/ε0 गुना कौन होगा, फ्लक्स होगा। किसी भी क्लोज फेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 गुना फ्लक्स होगा। समझ में आ गई बात। अब आइए इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। इस यहाँ एक बात कहें कि जैसे मान लो ये कोई गोला है अपने पास, ठीक है, ये गोला है, इस गोले का ये केंद्र है, इसकी डिस्टेंस r है। हम ये मान सकते हैं, सिंपल सी बात है, इस गोले के अंदर मान लीजिए यहाँ पर +Q चार्ज रखा है, ठीक है, इस गोले से फ्लक्स आउट हो रहा होगा। हम इस गोले को छोटे छोटे अवयवों से बना हुआ मान सकते हैं। कल ही बात हुई थी, प्रकृति में कोई भी चीज़ है उसे छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ माना जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो गोला है वो इतने इतने एरिया से मिलकर बना हुआ, छोटे छोटे एरिया से मिलकर, स्मॉल स्मॉल एरिया से मिलकर बना है, जिसमें से एक एरिया का जो मेजरमेंट है वो है DA। इस एरिया की, इस जो एलिमेंट है इसका एरिया कितना है, DA है। बात समझ में आ रही, ठीक। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर इस +Q आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, और इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, एरिया की डायरेक्शन सदैव उसके परपेंडिकुलर होती है, यही इसकी डायरेक्शन होगी, उसके लंबवत होती है। मैंने कल परसों एरिया वेक्टर पे बात की थी, समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर गॉस ये कहते हैं, गॉस कहते हैं कि इस गोले से जो फ्लक्स आउट होगा, इसके अंदर जितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है बताइए, Q, इसका और इसका कितना गुना होगा, ε0 गुना फ्लक्स पास होगा। समझ में आया। तो आइए हम लोग अब इस चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मैंने मान लिया हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, एक गोला है, इसे फुटबॉल मानिए, फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर गोला वैसा वाला है, ये सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं है, गोला फुटबॉल वाला गोला जो क्लोज हो, तो फुटबॉल है। और फुटबॉल के अंदर केंद्र पर कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है। उस फुटबॉल को हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों से बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें से एक क्षेत्रफल अपना ये रहा DA। समझ में आ रहा। इस DA पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताइए,
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर। इस चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। एक आवेश के कारण इतना ही विद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आई बात। अब इस सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स पता कर ले रहे हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अगर इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलता हुआ फ्लक्स हमें पता चल जाएगा, इस छोटे क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो बाकी गोले के लिए, चूंकि बाकी जो स्फीयर है, बाकी जो गोला है वो इतने एलिमेंट से मिलकर बना है, तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ रही। तो हम लोग मान ले रहे हैं यदि, इसे हम लोग एलिमेंट को साइंस की भाषा में अल्पांश कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि अल्पांश क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, यदि अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई हो, तो कोई दिक्कत, ये छोटा सा एलिमेंट है डीए, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा सा ही होगा, वो हमने मान लिया डी फाई ई। कोई दिक्कत? तो फ्लक्स निकालने का तरीका तुम्हें कल ही बताया था मैंने, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा। और ये एंगल किसके किसके बीच होता है? ई और डी ए के बीच एंगल होता है। जो थीटा है वो किस किस के बीच है? ई और डी ए के। यहाँ पर ई और डी ए के बीच एंगल चेक करिए, 0 दिख रहा है, क्योंकि ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर थीटा में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। जो यहां से फ्लक्स निकल रहा है इतने एरिया से, वो कितना निकल रहा है? ई डॉट डी ए। इतना फ्लक्स निकल रहा है इस छोटे से एलिमेंट से। तो पूरे गोले से अगर मैं मान लूं कि फाई ई फ्लक्स पास हो रहा है, कितना मान लूं? तो वो फाई ई मिलेगा कब? जरा यहां देखिए, मैं मान लूं यदि संपूर्ण गोले से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई हो, तो पूरे गोले से निकलने वाला फाई ई मान लिया, तो फाई ई हो, तो फाई ई बराबर कब मिलेगा? जब हम सारे एलिमेंट के लिए, इसे एक एलिमेंट से इतना निकल रहा है तो अगले वाले से भी इतना ही निकलेगा, उससे अगले वाले से भी इतना ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? डी फाई ई प्लस डी फाई ई प्लस डी फाई ई और प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने इसके अंदर एलिमेंट हैं। तो ऐसे हम कब तक लिखेंगे? कोई पता नहीं है। तो इसके लिए हमने एक साइन यूज किया, क्लोज इंटीग्रल। क्या ऐसा यूज किया? क्लोज इंटीग्रल। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। ये क्लोज इंटीग्रल, ये चिन्ह हम इसके आगे लगा देंगे, तो हम ये कहेंगे कि हमने पूरे गोले के लिए डी फाई ई को जोड़ रखा है। इसे बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। अब भाई डी फाई ई आप कब तक जोड़ोगे? कोई पता ही नहीं है कब तक जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने एक सिंबल यूज किया, डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल और डी फाई ई। ये क्लोज इंटीग्रल क्या बता रहा है? ये बता रहा है पूरे गोले के लिए मैंने डी फाई ई को जोड़ रखा है। समझ में आया? क्योंकि भाई ऐसे लिखते लिखते हम कब तक लिखते, परेशान हो जाते। तो इसलिए मैंने इस सिंबल का यूज किया। समझ में आ रही है इतनी बात? अब अगर आगे देखें तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल और डी फाई ई की वैल्यू आपको पता है क्या? ई डॉट डी ए है ना। अच्छा चलिए इधर आइए। अगर इस गोले में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें, यहाँ पर, तो ये सारी रेडियस आर, एक ही गोले में रेडियस समान होती है और ई डिपेंड किस पे करती है? आर पे। और जब गोले के अंदर रेडियस चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ई कांस्टेंट है, और जब ई कांस्टेंट हो गया तो इसे हम बाहर रख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर, इसे बाहर रख दिया हमने, बाहर रखा तो क्या हो गया? ई, और क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया? डी ए। अब ये शो कर रहा है कि पूरे गोले के लिए डी ए को जोड़ा। डी ए एक छोटे से एलिमेंट का क्षेत्रफल है, तो पूरे गोले के लिए डी ए जोड़ोगे, डी ए प्लस डी ए, तो ये मिलकर बनाएंगे क्या? गोले का क्षेत्रफल बनाएंगे। तो गोले का क्षेत्रफल होता क्या? 4 पाई आर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब देखिए बेटा, फाई ई बराबर ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का मान क्या है? Q/R, और इंटू
ये क्या बन गया 4 पाई आर। देखिए सारे डीए को जोड़ा तो गोले का क्षेत्रफल बना 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। जरा बताइए फाई ई बराबर क्या हुआ 1/एप्सिलॉन इंटू, यही गॉस कहते हैं। गॉस यही कह रहे थे। गॉस क्या कह रहे थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन गुना होगा। वही चीज हमने प्रूफ कर दी। देखिए प्रूफ होके आ गई आपके सामने। हमने पूरे गोले से फ्लक्स निकाल के देखा और पहले तो मैंने इतने से निकाला और इसके बाद उसका क्लोज इंटीग्रल किया और चेक किया तो पता चला गॉस की बात सही है। इसका मतलब गॉस ने भाई किसी भी स्टेटमेंट को हम ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे, उसका सत्यापन भी तो देखना पड़ेगा कि गॉस ने कह दिया वो सत्य भी है कि गलत है। तो क्या पता चला गॉस की बात सत्य है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन गुना कौन होगा फ्लक्स होगा। तो गॉस का नियम समझ में आया और इसका अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे। अभी देखिए अभी तो मैंने केवल गॉस का नियम समझा है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र भी नहीं निकाला है। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र भी हम निकालेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे गॉस के। गॉस लॉ समझ में आया, प्रूफ समझ में आया कैसे कर दिया। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, एकदम आसान भाषा में समझ में आया। हम गॉस का नियम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस लिया और उसके अंदर चार्ज रख दिया और फिर हमने फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स पता चला निकल के उतना ही आया। उसके लिए हमने मान लिया कि गोला है जो वो छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है। भाई हमने बताया कि प्रत्येक वस्तु को आप छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हो। तो मैंने इस गोले को छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ मान लिया डीए से। तो एक डीए से निकलने वाला फ्लक्स आप जानते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने मान लिया इतने से फ्लक्स निकल रहा है डी फाई, तो ई डीए, क्योंकि यहाँ पर एरिया डीए ले रखा है मैंने, और कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच एंगल होता है, ई और डीए के, और ई और डीए के बीच एंगल सेम है आपको दिख रहा। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डीए हो गया। ये तो इतने से निकल रहा है, अब पूरे से मैंने मान लिया कि फाई ई निकल रहा है। तो फाई ई मिलेगा कब, जब सबको इनको जोड़ेंगे। तो कब तक जोड़ना है कोई पता नहीं, इसलिए मैंने एक साइन का यूज किया क्लोज इंटी और लिख दिया डी फाई। तो इससे पता चला कि पूरे गोले के लिए मैंने डी फाई ई को जोड़ रखा है। तो ये फाई ई क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई की मैंने वैल्यू रख दी ई डी ए। अब चूंकि ई पूरे गोले के लिए कांस्टेंट होगा बिकॉज रेडियस कांस्टेंट है, तो फिर हमने ई बाहर कर दिया और क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब ये शो कर रहा है कि पूरे गोले के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ो। तो पूरे गोले के लिए जब मैंने पूरे स्फीयर के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ा तो वो बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल मैंने मान रखा, हल किया, पता चला फ्लक्स उतना ही आया जितना गॉस बताती है। तो गॉस की प्रमेय समझ में आया, बहुत आसान से शब्दों में प्रूफ हुआ। क्लियर हो गए, फाइनल हो गए, नो डाउट। तो इसके अनुप्रयोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी रहेगा, ठीक है ना। इसके अभी तो केवल हमने गॉस की प्रमेय समझी है, प्रूफ किया है। इसका मतलब ये है, यहीं से मैं बता दूं कि गॉस की प्रमेय केवल क्लोज सरफेस के लिए लागू होगी। अगर कहीं पर क्लोज सरफेस नहीं होगी तो वहां पर क्लोज सरफेस हमें माननी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, जिसे उन्होंने नाम दिया गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया, गॉसियन पृष्ठ। उन्होंने बताया कि भाई मेरी थ्योरम यूज करने के लिए एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अब किसी, जैसे मान लो, मैं सपोज मान लो ये वायर है, ये वायर है और इस पर प्लस 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 चार्ज फैला दिया, पूरे पर फैला है, तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा। और मान लिया यहाँ पर कहीं विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर कहीं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये तो क्लोज सरफेस है नहीं। जब क्लोज सरफेस है नहीं तो गॉस का नियम लगेगा कैसे। तो इसके लिए गॉस ने कुछ सरफेस बताई, गॉस ने कुछ सरफेसें बताई कि आप उन्हें क्लोज सरफेस के रूप में लेट कर सकते हो, मान सकते हो। अगर कोई क्लोज सरफेस नहीं है और उसके पास तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेट करो। उन्होंने कहा क्योंकि गॉस थ्योरम है वो क्लोज सरफेस के लिए लागू होती है। अब यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं है तो हमें क्लोज सरफेस क्या है, माननी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि आप मानने के रूप में या तो गोले को ले सकते हो, या बेलन को ले सकते हो, या घन को ले सकते हो। किसको ले सकते हो, इन्हीं को हमने बोला गॉसियन सरफेस। क्या बोला, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस समझ में आई। इसका मतलब यह है कि कहीं पर क्लोज सरफेस नहीं होगी तो वहां पर हम क्लोज सरफेस मानेंगे, या तो गोला मान लेंगे, या बेलन, या घन। वो हम
स्रोत के अकॉर्डिंग मानेंगे। अब जैसे तार है तो इसके अकॉर्डिंग बेलन समझ में आता मान लेंगे, नहीं तो भाई गोला मानने से काम नहीं चलेगा। तो ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। समझ में आ गया? धन्यवाद। ठीक है।